हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सभी को गुड मॉर्निंग। आज दशहरा है, दशहरा की आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि आरआरबी के लिए या फिर हम कह सकते हैं किसी भी नर्सिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। आज का क्वेश्चन सेशन कुछ इस प्रकार होगा कि क्वेश्चंस बेसिक होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे। जहां से बच्चों की जहां पे ध्यान नहीं जाता है उन क्वेश्चंस को आज हम आपके सामने लेके आए हैं। जो हम कहते हैं ना कि ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमें आ नहीं रहा है, हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमें आ नहीं रहा है। तो उन्हीं चीज़ों को हम वापस रिकॉल करना चाहते हैं। उन्हीं चीज़ों को वापस रिकॉल करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए रिकॉलिंग वाला फेज़ होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आगे बात समझ में? तो इस लेक्चर को पूरा देखेंगे, बिना किसी टेंशन के। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को एक साइड रख के 1 घंटे मेरे को देंगे, इस लेक्चर को देंगे, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएँ। आगे बात समझ में? ताकि 1 घंटे के बाद आप ये बोलो कि हाँ, स्केलेटन नर्सिंग के इस चैनल पे रवि सर ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी कॉपी के अंदर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर कोई फ्रेशर है, लिखना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, लिख सकता है। ठीक है? चलिए, आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, यहाँ पे हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस बात का फैक्ट आप समझ सकते हो, किसी भी लेक्चर को उठा के देख लो, वहाँ पे हमने फालतू की बातें हम नहीं करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये सब करो। आपका इच्छा है, आपकी इच्छा है, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है? अगर नहीं आती है तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है? चलिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। सबसे पहली बात, व्हाट इज द करेक्ट स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन? डाइंग पर्सन, एक मरने वाले व्यक्ति की स्टेजेस क्या होती हैं, करेक्ट स्टेज क्या होती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। क्या आपको देखने को मिलेगा? क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डाइंग पर्सन की करेक्ट स्टेजेस क्या होती हैं? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइंग पर्सन की स्टेजेस क्या होती हैं और किसने ये दिया है। किसने ये दिया है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखो, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे यहाँ पे करता हूँ, सबसे पहली बात मैं आपसे यहाँ पे करता हूँ, इसको कुबलर रॉस ने दिया था। इसको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कुबलर रॉस। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कुबलर रॉस। कुबलर रॉस एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने बताया है कि जो मरता हुआ व्यक्ति है, उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो सबसे पहली बात, इन्होंने एक ट्रिक के बारे में बताया था, जो कि आपके सामने मैं बता देता हूँ। डाबडा करके एक स्टेजेस होती है। क्या होती है? डाबडा करके एक ट्रिक होती है। इससे आप डाइंग पर्सन की स्टेजेस निकाल सकते हो। ठीक है? 2 क्वेश्चंस यहाँ पे पता लगे हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म होती है डाबडा, एक होती है कुबलर रॉस, एक होता है कुबलर रॉस। कुबलर रॉस ने क्या दिया है? डाइंग पर्सन की स्टेजेस के बारे में बताया है। अब डाबडा के बारे में देखो, सबसे पहली चीज तो कोई भी देखो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। एक आपके पास एक ऐसा पेशेंट है, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर हो, एम्स के अंदर काम करते हो, और एक पेशेंट का डायग्नोसिस इतना भ्रष्ट है कि वो खत्म होने वाला है, वो बचेगा नहीं किसी भी कंडीशन के अंदर। ठीक है? अगर उसको ये बात पता लगती है, कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, किन किन स्टेजेस के अंदर रिएक्ट करेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहली बात, डी4। डी4 होता है डिनायल। जैसे कि आप किसी पेशेंट को बोलोगे कि आप मरने वाले हो, तो क्या वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा? वो क्या करेगा? डिनायल करेगा। पागल वागल हो गया क्या भाई? ऐसे कौन मरता है? ऐसे मरते हैं कोई? किसी को पता होता है कि हम मर जाते हैं? ऐसे नहीं होता ना। ठीक है? तो वो क्या करेगा? डिनायल कर देगा। डिनायल हमें सबसे पहले यहाँ देखना है और यहाँ देखना। ठीक है? ये दोनों ऑप्शंस हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है? सबसे पहली स्टेज होती है डिनायल वाली। दूसरी बात होती है ए4 होता है एंगर। वो गुस्सा करेगा। वो क्या करेगा? गुस्सा आएगा उसको कि पागल आदमी है, ये तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई मर जाता है क्या? ठीक है? तो वो गुस्सा करेगा। एक्सेप्टेंस, ये भी गलत हो गया। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ईज़ी होते हैं, आपको सिर्फ समझने की देर है। तो करेक्ट आंसर जाएगा डी। अब यहीं पे आंसर निकल गया तो मैं आगे की बातें नहीं करनी चाहिए? नहीं, हम बिल्कुल करेंगे।
ठीक है, आपको समझाने के लिए करेंगे। पहले तो आपने उस पर्सन से कहा कि आप मरने वाले हो, उसने डिनाइल कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। उसके बाद वो गुस्सा कर रहा है, एंगर दिखा रहा है, अपना एंगर दिखा रहा है कि ऐसा कैसे हो जाता है, तुम्हें क्या पता है किस चीज़ के बारे में, वो गुस्सा दिखाएगा। उसके बाद वो बार्गेन करेगा, बार्गेन, बी फॉर बार्गेन, बी फॉर बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है, आप जब किसी दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाने के बाद पूछते हो कि भैया ये पेन कितने का है? कि सर भैया 50 रुपए का पेन है। ये 50 का नहीं आता भैया, 40 का आता है। तो ये क्या हुआ? मोल-भाव करना, नेगोशिएट करना, बार्गेनिंग करना। क्या हुआ? ये हुआ बार्गेनिंग करना। आप क्या कर रहे हो? कमती-बढ़ती करवा रहे हो वहाँ पे। ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पे भी है कि देख लो ना, मैं बच सकता हूँ क्या? अगर आप कुछ ले दे के काम निपटा लो, आप कोई मेडिकेशन बता दो, मैं बच सकता हूँ क्या? वो वाली चीज़ यहाँ पे करेगा। उसके बाद वो बंदा कैसा चला जाएगा? डी फॉर डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा कि यार मैं तो मर जाऊँगा। उसके बाद वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। ए फॉर एक्सेप्टेंस, फिर वो क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को कि हाँ, हो गया है। ठीक है? तो कुछ इस प्रकार की ये कंडीशंस होती हैं डाइंग पर्सन की, आपको समझना होता है, ठीक है? और एक चीज़, एक एग्ज़ाम्पल के साथ और बता देता हूँ कि आपका कोई करीबी मित्र है, करीबी रिश्तेदार है जो कि आपके बहुत करीब है, अगर उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के अंदर, तो जब आपको अचानक से पता लगता है, जब आपको अचानक से पता लगता है कि उसकी फलाने की डेथ हो चुकी है, उसकी फलाने फलाने की डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट के कारण, तो कोई आपको बताता है तो आप क्या करोगे? डिनायल, कि वो तो जा ही नहीं सकता वहाँ पे, उसको तो कार चलानी नहीं आती वहाँ पे, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले डिनायल करोगे। दूसरी बात, सबसे पहले आपने क्या किया? डिनायल कर दिया इस चीज़ को। उसके बाद आप क्या करोगे? उससे एंगर दिखाओगे, पागल-वागल है क्या तू? ऐसी बातें, ऐसी अफ़वाहें उड़ा रहा है फालतू की, ठीक है? तीसरी बात आप क्या करोगे? उससे बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग करोगे, बार्गेनिंग इन द सेंस आप उससे बोलोगे कि कहाँ है, फोटोज़ दिखा, फ़ोन कर उसको, क्या करना है हमें, ठीक है? उसके बाद क्या चला जाएगा? डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा वो, डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा, सोच में पड़ जाएगा। उसके बाद वो करना पड़ेगा उसको एक्सेप्टेंस, क्योंकि ये जो है एक कड़वा सच है। मृत्यु जो है वो कड़वा सच है, सबको एक दिन जाना ही जाना है, तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आपके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये जो पाँचों स्टेज हैं, वे आपको ध्यान रखनी है, डापडा के तौर पर ध्यान रखनी है। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको डापडा से नहीं हिलना है। देखो, एक्सेप्ट करने वाली बात, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़ होता है आदमी। एक तो 2 डी आ रहे हैं, एक तो डी आ रहे हैं, ठीक है? एक ए आ रहे हैं। तो ए आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले गुस्सा करता है, उसके बाद क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। सबसे पहले गुस्सा करेगा, फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्टेंस लास्ट के अंदर आएगा, ठीक है? डी फॉर डिनायल, सबसे पहले तो मना ही करेगा और डिनायल पहले आएगा, उसके बाद क्या करेगा? पहले डिनायल करेगा ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि सबसे पहला डी जो होता है वो डिनायल के लिए है, और लास्ट वाला जो ए है वो किसके लिए? एक्सेप्टेंस के लिए है, लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है? मेरी बात समझ में आई? जिस भी बच्चे का डी आंसर था वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसका आंसर आप करेंगे, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे। फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है? बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर नहीं लगाना है, फटाफट से इसका आंसर करेंगे। सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ठीक है? क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला टू डिटरमाइन फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड टू बी इन्फ्यूज्ड? कि आपको एक, आपने ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको रिकॉल करने की, और एक थ्योरी के अंदर मैं इसको बताने वाला हूँ, एक फ़ॉर्मूला के अंदर डाल के इसका क्वेश्चन हम निकालेंगे, ठीक है? आपको एक करेक्ट फ़ॉर्मूला ढूँढना है डिटरमाइन फ्लो रेट का, टू बी फ्लूइड इंस्टीट्यूट इन्फ्यूज़, आपको इन्फ्यूजन पंप से किसी फ्लूइड को इन्फ्यूज़ करना है, तो आपका क्या फ़ॉर्मूला रहेगा, करेक्ट डोज़ क्या रहेगी? देखो, ये कह रहा है कि टाइम इनटू मिनट, टाइम इन मिनट एंड वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर पर मिनट, ठीक है? इज़ इक्वल टू ड्रॉप पर, ये आंसर रहेगा। या टाइम इनटू मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर एंड टोटल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, या इसका रहेगा कि टाइम इन मिनट एंड टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है? टोटल वॉल्यूम। तो एक क्वेश्चन तो हमारा, एक ऑप्शन तो हमने गलत कर दिया है, लेकिन इनमें से तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, इसको मैं आपको फॉर्मूले के अंदर बना के दिखाता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात क्या कह रहा है, ए ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है
कि टाइम मिनट के अंदर बता रहा है, ठीक है, और उसके बाद बता रहा है अपॉन, मतलब बटे में क्या बता रहा है कि टोटल वॉल्यूम इनटू क्या बता रहा है ड्रॉप फैक्टर। क्या आपका ये फॉर्मूला जाएगा? दूसरा फॉर्मूला की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टोटल वॉल्यूम और टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। नंबर तीन वाला तो हमने गलत कर दिया। नंबर 4 वाले देखते हैं कि टाइम इन मिनट और टोटल वॉल्यूम इनटू ड्रॉप फैक्टर। अगर समझने वाला स्टूडेंट है तो इसको समझ जाएगा हैंड टू हैंड। बताएंगे फटाफट से। देखो, सबसे पहली चीज कि हमें इसके अंदर ये ढूंढना है कि वॉल्यूम को हमें किस में भाग देना है, किसका हमें वॉल्यूम में भाग देना है। इस बात का पता लगना चाहिए आपको। देखो, इसके अंदर बताया कि टाइम को मिनट के अंदर लिखना है और टोटल वॉल्यूम को लिखना है अपॉन में। इसके अंदर टाइम को मिनट में लिखना है और टोटल वॉल्यूम को लिखना है। तो ये दोनों बात तो सेम हो गई ना। तो ये दोनों बात सेम हो गई, तो ये दोनों बात तो गलत हो जाएंगी, क्योंकि कभी टाइम को ऊपर नहीं लिखते हैं, हमेशा टाइम को नीचे लिखा जाता है। हमेशा टाइम को नीचे लिखा जाता है। करेक्ट आंसर बी आंसर है। करेक्ट इज द बी आंसर। देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ठीक है, चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको 100 ml फ्लूइड है, आपको वो 1.5 आवर्स में कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या होता है कि एग्जाम के अंदर या तो ड्रॉप फैक्टर आपको दिया होता है कि आपको 20 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे आपको ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया होता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि नहीं दिया है, आपको कोई भी ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको 1.5 आवर्स में 100 ml को फ्लूइड को देना है। 100 ml फ्लूइड को देना है, तो कितने ड्रॉप फैक्टर के हिसाब से आप दोगे? देखो, सबसे पहली चीज आपने क्या देखा, हमारा फॉर्मूला क्या है कि टोटल वॉल्यूम हमने क्या लिखा? टोटल वॉल्यूम जो होता है बच्चों एमएल में लिखते हैं हमेशा। क्या लिखते हैं? टोटल वॉल्यूम एमएल में लिखते हैं। तो एमएल में ही हमें दिया हुआ है तो हमने एमएल के अंदर लिख दिया। उसके बाद टाइम इनटू मिनट्स में अंदर लिखते हैं। तो आप 1.5 घंटे को अगर मिनट में कन्वर्ट करते हो तो मेरे हिसाब से 90 मिनट्स आती हैं। आपके हिसाब से काउंट कर लेना। मैंने क्या बताया कि अगर आपको ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो आपको हमेशा 15 मानना है। क्या मानना है? 15 मानना है। क्या मानना है? 15 ड्रॉप फैक्टर हमेशा मानना है अगर कुछ नहीं दिया गया एग्जाम के अंदर। तो आपने इसको यहां लिख दिया 15। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आई है। आगे बात समझ में। अब एक इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हमने सेट कर दिया। अब इस सेट को हम भाग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि 15 से एक बार कटेगा और 15 से 6 बार कटेगा। 15 छक्की 90 ही होते हैं ना। 15 छक्के 90 होते हैं तो सभी को पता है। तो हमारा क्या निकल के आया कि 100 इंटू 1 इंटू 6। तो इसका इक्वेशन क्या हुई, क्योंकि एक यहां पे चला जाएगा। अब हमने बात करी कि भैया 100 6, अगर आप इसमें भाग दोगे तो 6 एकम 6 एक बार जाएगा, बचा कितना? 4 बचा, 40 जीरो जीरो बची, 40 हो गया। तो हमारा कितना बचा? आप फिर 6 का भाग दोगे इसके अंदर तो लगभग 6 बार या 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप इसको 7 लिख सकते हैं। 6 7 42 होते हैं, तो 7 हम लिख सकते हैं। तो 17 ड्रॉप फैक्टर पर मिनट आपका आंसर निकल के आएगा। एक मोटा मोटी अगर गणित की बात करें तो आगे बात समझ में। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट, किसी भी तरह का किसी को कोई डाउट है? बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए इसका तो एग्जैक्ट आंसर कुछ इस प्रकार होगा, 16.777 कुछ ऐसे करके आएगा। तो हमने मोटा मोटी के रूप में 117 ड्रॉप फैक्टर लिख दिया है। आपको बस कॉमन सेंस की जरूरत है, कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। इसका सिंपल सा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा ऊपर रखते हैं, टाइम को मिनट में लगाते हैं, इंटू ड्रॉप फैक्टर के हिसाब से कर देते हैं। और ड्रॉप फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो आपको 15 ही मानना है। कितना मानना है? 15 ही मानना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चले या नहीं चलेगा?
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एडिमा, पेन एंड कूलनेस एट द आईवी साइट। एडिमा देखने को मिल रहा है, कूलनेस देखने को मिल रही है, पेन देखने को मिल रहा है आईवी साइट पे, एंड सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द आईवी थेरेपी। चलिए बहुत बढ़िया, क्या एयर एम्बोलिज्म देखने को मिलता है, क्या इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है, या सर इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है, या फिर सर्कुलेटरी ओवरलोड देखने को मिलता है? क्या आंसर आपका रहने वाला है? फटाफट से आंसर करके बताएंगे। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। देखो, आपने सुना होगा कि हमने एक आईवी लाइन लगाई, हमने एक आईवी लाइन या कैनुला आप बोल सकते हो, ठीक है, आईवी लाइन या आपने कैनुला एक पेशेंट को लगाया, ठीक है, लगा दिया। अब वो क्या हो गया है, आउट हो गया है। आउट कहां से हो गया है कि वेन में ना जाकर वो कहां चला गया है, पेरिफ्री, मतलब कि वेन से आउट हो चुका है, वेन से आउट हो चुका है, लेकिन स्किन के अंदर ही है। स्किन के तो अंदर है लेकिन वेन में नहीं है। कहा नहीं है, स्किन के अंदर है लेकिन वेन के अंदर नहीं है। अगर मैं ये रेड कलर की वेन बनाता हूं, ठीक है, ये रेड कलर की वेन है, ठीक है, ये क्या है, हमारी वेन है, और ये आपका ब्लू कलर का कैनुला है, ठीक है, आप ब्लू कलर का कैनुला इंसर्ट कर रहे हो, कैनुला इंसर्ट कर रहे हो, आपका गया लेकिन ये आउट हो गया, ये वेन से बाहर निकल गया, सपोज दैट ये वेन से बाहर निकल गया। अब ये वेन से बाहर निकल गया, तो आप जब फ्लूइड दोगे पेशेंट को, आप जब कोई भी फ्लूइड दोगे, तो फ्लूइड इसके थ्रू आएगा, आएगा वेन में, वेन से, क्योंकि नली है, पूरी एक नली है, ध्यान रखना, इसका जो होल है वो यहाँ पे है, इसका जो होल है वो तो यहाँ पे है ना, आउट तो यहाँ से होगा, आउट कहां से होगा, यहीं से होगा, ठीक है। अब जब आपने कोई फ्लूइड दिया तो फ्लूइड कहां से आ गया, क्योंकि ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे जमा होता जाएगा, यहाँ पे जमा होता जाएगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जब एडिमा होगा तो उसके साथ साथ पेन भी लेके आएगा, वो पेन भी लेके आएगा, आएगा नहीं आएगा? और अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो गया है, अगर यहाँ पे कूलनेस भी आपको देखने को मिल रही है, अगर सपोज दैट कूलनेस, क्योंकि जब फ्लूइड यहाँ पे आएगा, जब फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, तो बॉडी के हिसाब से, बॉडी तो क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, लेकिन यहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा, क्योंकि आईवी फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो तो लो है, वो तो लो है नहीं, क्योंकि बाहर से जा रहा है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे आपको कूलनेस महसूस होगी, यहाँ इस वाले एरिया में जहां पे सूजन होगी, वहां पे आपको कूलनेस फील देखने को मिलेगी, ठंडा देखने को मिलेगा। और जब भी ऐसा ठंडा होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये कार्डिनल साइंस होते हैं बच्चों इनफिल्ट्रेशन के, ध्यान रखना इस चीज का, कार्डिनल साइंस इनफिल्ट्रेशन के। एक बात गांठ बांध लें, जब भी आपको कूलनेस देखने को मिल रही है, इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन है। कूलनेस हमेशा कहाँ देखने को मिलती है, देखो पेन एडिमा तो एक हम कह सकते हैं जनरल कंडीशन है, लेकिन कूलनेस इज अ कार्डिनल साइन। अगर आपको ये देखने को मिल रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन है। एक होता है फ्लेवाइटिस। हाँ चलो, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। सपोज दैट आपके साथ ऐसा हो गया, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपके साथ ऐसा हो गया, इन्फिल्ट्रेशन की शिकायत हो गई पेशेंट को, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नॉर्सेट के अंदर, कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? जब भी आपने कैनुला लगाया, वो आउट हो गया, अंदर ही अंदर आपको एडिमा देखने को मिल रहा है, पेन एंड कूलनेस आपको देखने को मिल रही है, इन्फिल्ट्रेशन कंडीशन आपके साथ हो गई है, तो उसके अंदर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? क्या आप रिमूव करोगे कैनुला को, रिमूव द कैनुला, या स्टॉप द इन्फ्यूजन, कंटिन्यू द इन्फ्यूजन? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर, या नन ऑफ दिस, या इन्फॉर्म द डॉक्टर, ऐसे बताएं। इन चारों ऑप्शंस में से आप क्या प्रायोरिटी पे करोगे अगर इन्फ्लेशन की शिकायत हो जाती है तो?
अगर किसी पेशेंट को इन्फिल्ट्रेशन की शिकायत हो गई है तो आप चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर करोगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे? देखो सबसे पहली बात हम करेंगे, आप एक कॉमन सेंस के शिकार हो जाओ फटाफट से, कॉमन सेंस में चले जाओ। आपको कुछ नहीं, किताबी कोई ज्ञान ही नहीं है आपको तो। आप तो ये सोचो कि मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और हॉस्पिटल में ऐसा मेरे साथ हो जाता है, एक पेशेंट को क्या हो गया है, ऐसा हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करना है, सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, इन्फ्यूज़न को स्टॉप करना है ताकि एडिमा ज़्यादा ना बने, एडिमा ज़्यादा ना बने। आगे बस सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, स्टॉप कर दिया इन्फ्यूज़न। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, इन्फ्यूज़न को स्टॉप करना। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, रिमूव द कैनुला, कैनुला को रिमूव करना है। उसके बाद क्या होगी, इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे यहाँ पे। डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि निकाल दो उसको, दूसरा लगा दो। क्लियर कट बात समझ में आ गई? एक कंडीशन और सुनी होगी आपने, फ्लेवाइटिस। फ्लेवाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ पेन। इन्फ्लामेशन ऑफ वेन, कि वेन का इन्फ्लामेशन हो जाना फ्लेवाइटिस कहलाता है। आगे बात समझ में, ये नई टर्मिनोलॉजी है, आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में। जब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है, वही एडिमा हो गया है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा, है ना? और पेलनेस आपको देखने को मिलेगी, पेन आपको देखने को मिलेगा, पेलनेस या रेडनेस भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, ये कार्डिनल साइन होते हैं फ्लेवाइटिस के, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन, कि वेन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। वेन का इन्फ्लामेशन कब होता है, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप देते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से होता है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि टोनिसिटी से ज्यादा आपको क्या देते हो, इसके साथ देते हो, तो इस कंडीशन के अंदर आपको हाइपरटोन फ्लेवाइटिस देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक्स आपने दे दी आईवी कैनुला से, दे सकते हैं, लेकिन हाइपरटोनिक नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? किसी भी तरह का कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर, किसी भी तरह की कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर? बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कि कूलनेस अगर देखने को मिल रही है तो इन्फ्लेट्रेशन का शिकार हो गए हैं। ठीक है। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, एयर एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, एयर एम्बोलिज्म का मतलब है कि आईवी सेट की आपने आईवी सेट की एयर नहीं निकाली है और कोई एयर उसके अंदर चली गई है, तो एयर एंट्री इनटू द वेन, तो वेन के अंदर कोई चली गई तो एयर एम्बोलिज्म बना लेगी वो। इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की बात करें, अनस्टेराइल टेक्निक आपने यूज की है, अनस्टेराइल टेक्निक मतलब आपने हाथ नहीं धोए हैं, ठीक है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, अगर आपने साइट को क्लीन नहीं किया है, तो उस कंडीशन की वजह से अनस्टेराइल तरीके से हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको रेडनेस देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, और फीवर भी पेशेंट को आ सकता है। ठीक है। सर्कुलेटरी अगर ओवरलोड होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होता है, जब फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा दे देते हो आप, फ्लूइड वॉल्यूम आपने क्या दे दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ज्यादा दे दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको सर्कुलेटरी ओवरलोड की शिकायत आपको देखने को मिल जाती है। और जब भी सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, बीपी पेशेंट का हाई आता है, तो हाई बीपी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई बीपी की शिकायत हो जाएगी, और टैकीकार्डिया पेशेंट को देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो आपको है वो याद रखनी पड़ेंगी। इसमें आपको कॉमन सेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी ओवरलोड होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड जब भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है। सपोज दैट 5 लीटर से 7 लीटर का हो गया है। जब 7 लीटर 5 लीटर पे जो बॉडी काम कर रही है, जो फिनोमिना पे नॉर्मल वाइटल सेल्स पे काम कर रही है, 7 लीटर हो गया है, तो 7 लीटर की वजह से ब्लड प्रेशर कितना आएगा, जो बीपी है वो कैसा आएगा, बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा, और बीपी इंक्रीज होगा और टैकीकार्डिया आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि पल्स रेट भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। पल्स रेट भी इंक्रीज हो गई, बीपी भी इंक्रीज हो गया। इसके साथ साथ क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। भैया
फ्लूइड लिबा जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और जब डिस्ट्रेस कंडीशन होगी मतलब कि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक, तो क्या करेंगे वो अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, टैकीकार्डिया कर देंगे, पल्स रेट को बोलेंगे, ज्यादा ज्यादा दिल को बोलेंगे ज्यादा ज्यादा धड़के पंप जल्दी जल्दी करे। और जल्दी जल्दी पंप करेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, पल्स इंक्रीज देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? बहुत बढ़िया। याद है कि क्लास समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या आंसर आपका रहने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग टू द स्किन इज नोन एज, कि आपने क्या किया है, आपने क्या किया है कि एप्लीकेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग को अप्लाई किया है स्किन के अंदर। कैसे करोगे? सपोज दैट पाउडर फॉर्म में कोई ड्रग है, पाउडर ड्रग है, पाउडर को आपने अपनी स्किन के ऊपर लगा लिया, तो उसको क्या कहेंगे? इंसर्शन कहेंगे, इनहेलेशन कहेंगे, इनेक्शन कहेंगे, इंस्टिलेशन कहेंगे। देखो इंसर्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले इंसर्शन का मतलब समझते हैं, एक एक करके एक एक सबका समझेगा। इंसर्शन का मतलब होता है कि आपने किसी भी सॉलिड फॉर्म में ड्रग है, इसमें क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी ड्रग। कैसी होगी? सॉलिड फॉर्म में होगी, और सॉलिड फॉर्म को आप किसी भी बॉडी कैविटी के अंदर रख सकते हो। क्या कर सकते हो? बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे हम वेजाइना की बात करें, एनल की बात करें, या बोन की बात करें, या किसी भी चीज की बात कर सकते हैं कि बॉडी कैविटी के अंदर आपने किसी ड्रग को रखा है, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं इंसर्शन, और सॉलिड फॉर्म में ड्रग होगी, मतलब हम कह सकते हैं टैबलेट्स होंगी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब वेपर फॉर्म में, वेपर का मतलब भाप फॉर्म में होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो फुसफुस होते हैं, फुसफुस पंप जो होते हैं, जो अस्थमा वाले पेशेंट्स यूज करते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन का मतलब जो आप विक्स लगाते हो, भाप लेते हो, गर्म पानी की भाप लेते हो नहीं, नहीं लेते? कि सर बिल्कुल लेते हैं। इनहेलेशन जो होता है सूंघने वाली, मतलब हम कह सकते हैं इनहेल करने वाली, सूंघने वाली, तो वेपर फॉर्म में होती है। आगे बात समझ में। तीसरी फॉर्म करते हैं इनक्शन फॉर्म। इनक्शन फॉर्म जो ड्रग होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, और सुपरफिशियल स्किन के ऊपर लगाई जाती है। सुपरफिशियल स्किन अप्लाइड, ऑन स्किन अप्लाइड। ठीक है, मतलब जो आप पाउडर फॉर्म में ड्रग लगाते हो उसको बोलते हैं इनक्शन। पाउडर फॉर्म में जो ड्रग लगाते हो या पाउडर लगाते हो उसको कहते हैं इनक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? इंस्टिलेशन का मतलब क्या है? इंस्टिलेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टील करना। जैसे कि ईयर ड्रॉप्स हो गई, आई ड्रॉप्स हो गई, मतलब लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है। लिक्विड फॉर्म ड्रग, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप। आई या नहीं मेरी बात समझ में? ईयर ड्रॉप और आई ड्रॉप जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में ड्रग आती हैं, और उनको हम क्या करते हैं? इंस्टील करते हैं। इंस्टील, स्टील का मतलब बॉडी कैविटी के अंदर किसी भी लिक्विड फॉर्म की ड्रग को आप इंसर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं इंस्टिलेशन। अगर आपको सॉलिड फॉर्म में किसी ड्रग को डालना है तो उसको होते हैं इंसर्शन, है ना? और इनक्शन किसे कहते हैं? टॉपिकल जो होते हैं उसको कहते हैं इनक्शन। पाउडर फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं, या फिर हम ऑइंटमेंट्स की बात कर सकते हैं, ऑइंटमेंट भी इनक्शन इनक्शन के अंदर आता है। इंस्टिलेशन का इनहेलेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, सूंघने वाली दवाइयां होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी तरह के कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका आंसर मुझे बताएंगे कि बेनेडिक्ट टेस्ट इज इन द यूरिन। यूरिन के अंदर अगर बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं तो सैंपल इज डन फॉर डिटेक्ट, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने सबने पढ़ा है, आपने टाइम के अंदर आपने सबने पढ़ा है कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखते हैं। फटाफट से इसका आंसर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
देखो, बेनेडिक्ट टेस्ट इन यूरिन मतलब एक बेनेडिक्ट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। उसको यूरिन के अंदर डालते हैं या यूरिन उसके अंदर मिलाते हैं, प्लस यूरिन। अब जब यूरिन के अंदर मिलाएंगे तो कौन सी कंडीशन, कौन सी चीज को हम देखने के लिए करते हैं, कौन सी चीज को हम देखने के लिए करते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी है। जल्दी बताएंगे क्या क्या होता है। देखो, जब भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट का, बेनेडिक्ट सेल का सॉल्यूशन का यूज हम यूरिन के लिए, यूरिन के अंदर करते हैं, तो हमेशा ग्लूकोज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो क्या आंसर जाने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? क्या आंसर जाएगा कि सर ए आंसर जाने वाला है। अब एक होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी कि बेनेडिक्ट हम कह सकते हैं कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट यूरिन में करते हैं तो ग्लूकोज के लिए करते हैं, और एक होता है जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो शुगर के लिए करते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, आगे बात समझ में, कि ग्लूकोज या शुगर की बात कर सकते हैं, हम दोनों की बात कर सकते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, किसके लिए करते हैं, शुगर के लिए करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम डील कर लेते हैं। सबसे पहली चीज होता है रोथेरा टेस्ट। का नाम सुना है आपने? रोथेरा टेस्ट। रोथेरा टेस्ट क्या होता है? रोथेरा टेस्ट क्या होता है, किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? देखो, रोथेरा टेस्ट जो होता है वो एसीटोन के लिए करते हैं, टेस्ट फॉर एसीटोन। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन है कि टेस्ट फॉर एसीटोन, और एक होता है ही टेस्ट। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ही टेस्ट किसके लिए होता है? ही टेस्ट जो होता है बच्चों वो क्या होता है हमारा, बाइल साल्ट के लिए। टेस्ट फॉर बाइल साल्ट। आई बात समझ में, कि मैंने आपको बताया एक तो रोथेरा टेस्ट होता है, एक होता है बाइल, एक होता है हे टेस्ट। हे टेस्ट होता है टेस्ट फॉर बाइल साल्ट के लिए, मतलब कि जो जो बाइल साल्ट होता है, बाइल के अंदर जो साल्ट होता है उसके लिए टेस्ट करते हैं, वो हे टेस्ट होता है। और हमारा जो रोथेरा टेस्ट होता है वो एसीटोन के लिए होता है। एक और होता है स्मिथ टेस्ट। देखो, ये बाइल साल्ट के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, बाइल पिगमेंट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, बाइल पिगमेंटेशन के लिए होता है, बाइल पिगमेंट के लिए होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तीनों के तीनों आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर की बात आपको समझने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर की बात आपको समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर की चीजें लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि एसीटोन के लिए कौन सा टेस्ट होता है, रोथेरा टेस्ट होता है। बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा होता है, बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा होता है, स्मिथ टेस्ट होता है। तो आप इसको रख सकते हो याद कि एस और पी, तो सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं तो एस पी के नाम से आता है। ठीक है, अगर मैं एच की बात करूं तो एच एस, होरासोमनी। होरासोमनी मतलब कि रात में दी जाने वाली ड्रग को एच एस के नाम से जाना जाता है, पता है आप सभी को। तो इसकी भी ये फुल फॉर्म, सॉरी, इसकी ये फुल फॉर्म भी होती है, और इसका ये क्या होता है, इसका हमने एक ट्रिक भी बना दी है। आगे बात समझ में, तो इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हे टेस्ट किसके लिए करते हैं, तो एच एस साल्ट के लिए करते हैं, और एस पी सब्सपेक्टर मतलब पिगमेंट के लिए करते हैं। और ऑथरा टेस्ट आपको पता ही है, आरसी की बात, आरसी की बात कर सकते हैं, आर सी। तो आर का रोथेरा लिया और सी का एसीटोन लिया, ठीक है, एसीटोन से सी लिया, तो आरसी, आरसी जो हमारी किसी भी बाइक की होती है, गाड़ी की होती है, पता है आप सभी को। तो वहां से हमने क्या लिया है, आरसी। रोथेरा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एसीटोन के लिए होता है। हे टेस्ट होता है एच एस साल्ट के लिए होता है। स्मिथ टेस्ट किसके लिए होता है, एसपी पिगमेंट के लिए होता है। और बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है वो शुगर के लिए, ग्लूकोज के लिए हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आंसर रहने वाला है? ड्रग ऑफ चॉइस
फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन द प्रेगनेंसी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होने वाला है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो मलेरिया होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर हो जाए किसी वुमेन को, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी ड्रग को कंज्यूम सबसे ज्यादा किया जाता है? बताएंगे फटाफट से। बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है ये तो, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, लेकिन कुछ नई चीजें हम इसके अंदर बताएंगे आपको। देखो ये कोई ड्रग नहीं होती है, ये इसका कोई काम यहाँ पे नहीं है। सबसे पहली बात होती है क्विनिन होती है, क्लोरोक्विन होती है, प्राइमेक्विन होती है। तीनों के अंदर आपको बताना है, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। क्या आंसर रहने वाला है? देखो, अगर आपको एक चीज का सवाल जानना है कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर मैं आपसे मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करूं, मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करूं तो सबसे पहली होती है प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन, अगर मैं मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो ठीक है। अगर मैं मलेरिया इन प्रेगनेंसी की बात करूं कि अगर मलेरिया प्रेगनेंसी के अंदर हो गया है तो क्या करना है हमें? हमें क्लोरोक्विन पे जाना है। कहाँ जाना है? क्लोरोक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। क्या होती है? क्लोरोक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया इन प्रेगनेंसी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये ड्रग तीनों ही होती हैं, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, तीनों ही मलेरिया के लिए यूज होती हैं। लेकिन प्राइमाक्विन जो होती है वो नॉन प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स के लिए होती है, या नॉन प्रेगनेंसी के बाद जो भी चीजें आती है उसको यूज करते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर जो हम यूज करते हैं कौन सी ड्रग? कि भैया क्लोरोक्विन करते हैं, क्लोरोक्विन यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कौन सी ड्रग? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इज प्राइमाक्विन। प्राइमा, तो प्राइमाक्विन वाली जो ड्रग होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब भैया एक और ड्रग बची क्विनिन। कौन सी ड्रग बची है? क्विनिन। तो क्विन का यूज कब किया जाता है? क्विनिन का यूज किया जाता है जब प्राइमाक्विन और क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो क्लोरोक्विन का कब यूज किया जाता है? क्विनिन का मे बी गिवन इफ क्लाइंट हैज क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस। कि भाई बहुत दिन से व्यक्ति इस क्लोरोक्विन को खा रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उन पेशेंट के अंदर हम क्विनिन का यूज कर सकते हैं। क्विनिन का यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और प्राइमेक्विन जो होती है वो क्यों हमारे कॉन्ट्राइंडिकेट होती है प्रेगनेंसी के अंदर? क्योंकि ये क्या करती है? एडवर्स इफेक्ट डालती है बच्चे के अंदर, बर्थ इफेक्ट डालती है, एडवर्स इफेक्ट ऑन बेबी, कि बेबी के ऊपर क्या करती है? एडवर्स इफेक्ट डालती है। इसीलिए प्राइमाक्विन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर प्रेगनेंसी। तो पी फॉर प्रेगनेंसी, पी फॉर प्राइमाक्विन। इस दोनों भाई भाई एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती है। इसीलिए क्या कहना है हमें कि पी फॉर पी प्राइमाक्विन तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्लोरोक्विन आ सकती है। ठीक है, पीसी मतलब प्रेगनेंसी के अंदर क्लोरोक्विन आएगी। पीसी, पीसी का मतलब होता है जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर क्लोरोक्विन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पीसी एक लैपटॉप का नाम होता है, बोलते हैं ना पीसी। लैपटॉप को पीसी बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? सर बिल्कुल बोलते हैं। मेरी बात यहाँ तक की समझ में आई या नहीं आई किसी बच्चे को? किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर? बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, बेसिक क्वेश्चन आ गया, लेकिन काफी बच्चों इसका भी गलत जवाब करोगे। द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड एक्सहेलर टेम्परेचर इज, मतलब ओरल टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, और एक्सहेलर टेम्परेचर की बात करते हैं, और रेक्टल टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, इन तीनों का आपको आंसर बताना है, कैसे कैसे क्या क्या आंसर आने वाला। अगर मैं आपसे बात करता हूं
कि ऑरल टेम्परेचर से अगर हमने नापा तो हमने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने नाप लिया है, ठीक है। अगर आपने इससे नापा, इससे भी कितना आया, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। इससे आपने नापा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी हम एक्सिला टेम्परेचर लेते हैं तो उसके अंदर +1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देते हैं। करते हैं, नहीं करते हैं? +1 डिग्री फ़ारेनहाइट हम कर देते हैं। और जब भी हम रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो हम उसे -1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? -1 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आप सभी को पता होगा। पता है या नहीं पता है? तो हमारा, अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमारा जो एक्सिला का टेम्परेचर एक्चुअल हो गया, वो कितना हो गया? कि 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हुआ या नहीं हुआ? कि सर बिल्कुल हो गया। कि सर इसका कितना हो गया? कि 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका कितना हो गया? कि 97 हो गया। और ओरल में कोई मतभेद हम नहीं करते हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, अब इसके अंदर हमें पूछा गया है कि ओरल एंड एक्जिला के बीच में डिफरेंस कितना होता है? ओरल एंड एक्जिला के बीच में डिफरेंस कितना होगा? कितना आ रहा है कि भैया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का आ रहा है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का आ रहा है ओरल एंड, क्योंकि इसके अंदर 98.6 आ रहा है और 99.6 आ रहा है, ठीक है? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का आंसर आ रहा है, तो ये कर दो। हो गया आंसर? हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना? अरे भाई, हुआ या नहीं हुआ? कि नहीं हुआ सर, ये तो सेल्सियस में दे रखा है। हमारा दिमाग तो यहाँ पे है, आपका नहीं है तो, है ना? आपका दिमाग तो यहाँ पे है। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, यही चीजें समझने की है, यही चीजें समझाने की है। बेसिक क्वेश्चन बेसिक नहीं होता है, वो थोड़ा उसमें ट्रिक होती है, 100% होती है। आई बात समझ में? फेल हो गए ना आप? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करिए, ना कि सेल्सियस की। तो आपको क्या लिखना है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ना लिख के 0.5 डिग्री सेल्सियस अगर ऑप्शन में है, 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में है, तो उसकी तरफ जाना है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आंसर में 0.6 दे रखा है, तो 0.6 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेल्सियस में है ये, और वो किसमें है? फ़ारेनहाइट के अंदर है। आई या नहीं बात समझ में? अगर आपसे ओरल एंड रेक्टल के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, तो कितना होता है? देखो, 98.6 है और यहाँ पे कितना है? 97.6। कितना हुआ? कितना हुआ? कि सर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का ही इसके अंदर क्या है? लोचा है। आगे बात में किसी भी तरह की कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर? किसी भी तरह का कोई डाउट यहाँ तक की क्लास के अंदर बच्चों? फटाफट से आंसर करेंगे। क्या आंसर आपका रहने वाला है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सपल्शन ऑफ वाटर, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी बाय वे ऑफ लंग्स, स्किन, रेक्टल एंड ब्लैडर इज नॉन एज। मतलब सब जगह से पानी निकल रहा है, एक्सपल्शन हो रहा है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डेफिकेशन कहेंगे, या फिर एलिमिनेशन कहेंगे, या फिर एनालिसिस कहेंगे, या मिक्सचरेशन कहेंगे? फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर इसका रहने वाला है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बॉडी से लंग्स के थ्रू, हमारे ब्लडर के थ्रू, रेक्टम के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू अगर वाटर निकल रहा है बाहर, तो उस कंडीशन को कहते हैं एलिमिनेशन। बाहर निकलना एलिमिनेशन कहलाता है। डेफिकेशन क्या होता है? स्टूल पास करना, मतलब फीसिस मटेरियल को पास करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डेफिकेशन कहलाता है। आगे बात समझ में? अगर मैं एन यूरिसिस की बात करता हूं, एन यूरिसिस का मतलब होता है बैड वेटिंग करना। बैड वेटिंग करना, बेड वेटिंग का मतलब रात में जो बच्चे सूसू कर देते हैं बेड पे ही, उनको बोलते हैं एन यूरेसिस। उसको क्या कहते हैं? एन यूरेसिस। बेड वेटिंग इन नाइट, या फिर हम कह सकते हैं यूरिन पास आउट एट बेड
इन नाइट, क्योंकि नाइट में ही करते हैं सबसे ज्यादा बच्चे सुसु, इसलिए नाइट का यहाँ पे रखा गया है एन्यूरिसिस। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, मुझे एक चीज का और बताएंगे, आंसर बताएंगे, एक चीज का और आंसर बताएंगे फटाफट से। ड्रग ऑफ चॉइस इन एन्यूरिसिस क्या होगी? ड्रग ऑफ चॉइस इन एन्यूरिसिस क्या आपको देखने को मिलेगी? क्या होगी बताएंगे फटाफट से, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? डीओसी ऑफ एन्यूरिसिस। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसमोप्रेसिन होती है, और डेस्मोप्रेसिन भी यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में, डीओसी है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं मिक्चुरेशन की। मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास आउट करना। नॉर्मल जो यूरिन पास करते हो उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। एक होता है एनकोप्रेसिस, एक कंडीशन होती है एनकोप्रेसिस। एनकोप्रेसिस का मतलब क्या है? एनकोप्रेसिस का मतलब होता है बच्चे स्टूल पास कर देते हैं कहाँ पे, बेड पे ही, तो उसको बोलते हैं एनकोप्रेसिस। तो स्टूल पास, स्टूल पास आउट ऑन बेड, तो बेड पे ही स्टूल पास कर देना एनकोप्रेसिस कहलाता है। एन्यूरिसिस क्या कहलाता है? एनालिसिस किसे कहते हैं कि बच्चे यूरिन कर देते हैं बेड पे। और डेफिकेशन, अब आप बोलोगे कि सर डेफिकेशन और इसके अंदर क्या फर्क है, तो भैया डेफिकेशन जो होता है वो नॉर्मल प्रोसेस के अंदर आता है, जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि हम करते हैं टॉयलेट में जाके, उसी प्रकार से उसको बोलते हैं डेफिकेशन। आगे मेरी बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को, नहीं आई? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एनिमा गिवन फॉर रिलीफ गैसियस डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन के लिए जो एनिमा आप देते हो वो कौन सा है? गैस को रिलीव करने के लिए जो एनिमा आप देते हो वो कौन सा एनिमा है? देखो, सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करूं, एंटी हेलमेंथीज एनिमा क्या होता है? देखो, हेलमेंथीज एक प्रकार, मतलब आप कह सकते हैं कीटाणु होते हैं। हेलमेंथीज पटेरे जो अपने पेट में पड़ जाते हैं, कीड़े जो पड़ जाते हैं पेट के अंदर, उनको मारने के लिए एक एनिमा दिया जाता है जिसका नाम है एंटी हेलमेंथिस। एंटी का मतलब विरोधी है, उनको मारने वाला है। एंटी का मतलब है उनको मारने वाला है। तो ये हेलमेंथिस के केस में दिए जाते हैं जब हमारे पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर एंटी हेलमेंथिस एनिमा दिया जाता है। तो ये तो नहीं हो सकता। आगे बस, कोल्ड एनिमा कब देते हैं? जब पेशेंट को क्या होता है, फीवर होता है, और वो भी हाई ग्रेड, पेशेंट की बॉडी बहुत गर्म हो रखी है, तो हमें कोल्ड एनिमा देते हैं। परगेटिव एनिमा क्या होता है? परगेटिव एक नॉर्मल एनिमा होता है जो स्टूल पास, ये कॉन्स्टिपेशन या सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में दिया जाता है। ये सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या दिया जाता है? परगेटिव एनीमिया दिया जाता है। कार्बोनेटिव जो एनीमा होता है ये हमारा गैसियस डिस्टेंशन के लिए किया जाता है। रिलीफ इन गैसियस डिस्टेंशन, ठीक है। तो रिलीव कब करते हैं? कार्बोनेटिव एनिमा का यूज कब करते हैं? जब हमें गैस से रिलीफ पाना हो, गैस हमारे पेट में हो रखी हो, भयंकर पेट फूला हुआ हो, एब्डोमेन डिस्टेंस हो रखा हो, उस कंडीशन के अंदर हम कार्बोनेटिव एनिमा देते हैं जो कि गैसियस डिस्टेंसिंग के लिए यूज होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि कार्बोनेटिव एनिमा को और किस किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता देना है स्पास्मोटिक एनिमा के नाम से भी जानते हैं। स्पास्मोटिक एनीमा के नाम से भी जानते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एनीमा पे। अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज जाके देखें, हमारे प्लेलिस्ट के अंदर पूरी फंडामेंटल मैंने पढ़ा रखी है। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, फंडामेंटल की एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरी क्लासेस वहां पे पढ़ा रखी है मैंने। एनीमा पे तो बहुत जोरदार लेक्चर लिया है, जाके देखें प्लीज। बहुत टाइप के एनिमास होते हैं, रीडेंट एनिमा होता है, एवेक्वेशन एवेक्वेंट एनिमा होता है,
बहुत सारी चीजें होती, ऑयल एनीमा होता है, एनेस्थीसिया एनीमा होता है, सारे इतने दुनिया भर के एनीमा है जो आपको टिप्स पे हो जाएंगे, जाके देखें एक बार प्लीज। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन in which the urine cannot be expelled out from the bladder, कि ब्लैडर से यूरिन बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस कंडीशन को हमने क्या कहा है? फटाफट से कहेंगे, क्या मिक्सचरेशन कहेंगे, सप्रेशन कहेंगे, इनकॉन्टिनेंस कहेंगे, या फिर इनकॉन्टिनेंस कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहेंगे? फटाफट से आंसर करेंगे इस चीज का। क्या आपका आंसर इसके अंदर रहने वाला है? इनकॉन्टिनेंस कहेंगे, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन क्या होता है? देखो, मिक्सचरेशन की बात मैंने आपको बता दी कि नॉर्मल पास आउट करना है यूरिन को। सप्रेशन का मतलब है दबा जाना, दबा जाना, यूरिन पास ही नहीं करना, जानबूझ के आप किसी मीटिंग में बैठे हो, सपोज दैट आप किसी मीटिंग में बैठे हो, या आप बहुत बिजी काम कर रहे हो, एग्जाम चल रही है, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, बहुत ज्यादा आपके पास ऊपर वर्कलोड है, या फिर मीटिंग में बैठे हो, मीटिंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, क्लासरूम में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, तो आप अपने यूरिन आ रहा है लेकिन आप यूरिन करने नहीं जाओगे क्योंकि क्लास खत्म होगी तभी जा पाएंगे, तो उसको सप्रेस कर लिया आपने, दबा के बैठे हुए हो, आप अपनी टांगे भींच के बैठे हुए हो, ठीक है, अपनी टांगे आप भींच के बैठे हुए हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं सप्रेशन, सप्रेस कर लेना। इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि बूंद बूंद करके निकल जाना, स्पॉन्टेनियस, अचानक से यूरिन निकल जाना, स्पॉन्टेनियस यूरिन पास आउट, ठीक है, इसको बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। और रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब है कि एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है, किसी भी ब्लॉकेज की वजह से, किसी भी कोई कारण की वजह से क्या हो रहा है, द कंडीशन विच इज यूरिन कैन नॉट पास एक्सपेल फ्रॉम द ब्लैडर, कि बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको बहुत इजीली याद नहीं होंगी, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सफिक्स, एक सफिक्स वर्ड होता है एक्टोमी, उसका मतलब पूछा गया है। देखो बहुत सारे मतलब हैं, मैं आपको तीन चार चीजें बता देता हूँ, उनको आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है, ठीक है। एक्टोमी, एक्टोमी का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को रिमूव कर देना, तो रिमूवल ऑफ पार्ट। जैसे कि मैं बात से आपसे बात करता हूँ, स्ट्रक्टमी क्या है? हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी का मतलब क्या है? एक्टमी वर्ड आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, और स्ट्रा मतलब होता है यूट्रस, स्ट्रा का मतलब होता है यूट्रस, तो हमने यूट्रस को ही रिमूव कर दिया, यूट्रस को ही रिमूव कर दिया। हमने क्या कहा एग्जाम्पल के तौर पे? हमने क्या कहा एग्जाम्पल के तौर पे? हिस्टेक्टमी, तो हमने क्या कहा, हिस्टेक्टमी को ही रिमूव कर दिया। एक होता है, एक तो आपने देखा एक्टमी, ठीक है, एक होता है ऑस्टोमी। ऑस्टोमी का मतलब होता है एन आर्टिफिशियली, आर्टिफिशियली ओपनिंग मेड एन आर्टिफिशियल ओपनिंग, कि आपको एक होल बना दिया है आपने आर्टिफिशियल तरीके से। आई बात समझ में? जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना क्या कहलाता है? ऑस्टोमी कहलाती है, इस बात को ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर एक बात और बात करूं, स्कोपी एक और होता है, अभी मेरे को एग्जांपल नहीं आ रहा है इसीलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। आप काफी सर्च करोगे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। स्कोपी, स्कोपी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन ऑफ
बॉडी पार्ट कि बॉडी पार्ट को देखना क्या कहलाता है? स्कोपी कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। कॉलोनोस्कोपी सुना है आपने? तो स्कोपी का मतलब क्या होता है? विजुलाइज करना। कॉलोनो का मतलब होता है कॉलन को, तो कॉलन को विजुलाइज करना कॉलोनोस्कोपी कहलाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको एक्टमी का मतलब बताया। देखो, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ओपनिंग क्या कहलाती है? क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल ओपनिंग क्या कहलाती है? ऑस्टोमी कहलाती है। ठीक है, तो ऑस्टोमी बोल देंगे। और रिमूवल ऑफ एनी बॉडी पार्ट एक्टमी कहलाता है, जिसका भी बी आंसर है करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई कि भैया रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट को निकालना ही क्या कहलाता है? एक्टमी कहलाती है। ऑस्टोमी आर्टिफिशियल अगर आपको ओपनिंग बना रहे हो तो ऑस्टोमी कहलाती है। स्कोपी का मतलब होता है विजुलाइजेशन करना, किसी भी चीज को विजुलाइज कर लेना क्या कहलाता है? स्कोपी कहलाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास के लिए इतना ही। और किसी भी तरह का कोई डाउट होता है किसी भी बच्चे को तो यू कैन कॉल मी। कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए रहते हैं। और अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इसी प्रकार पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।